Assalamu alaikum, students. Dear students, yesterday we discussed the Thomson's model of atom. Today we are going to discuss Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford जो है वो he was quite interested in knowing जो subatomic particles है खास electrons कैसे arranged ही within an atom. Atom में कैसे arranged ही. इसलिए इसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, दैट्स अ फेमस रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं, दैट इज नोन एज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो रदरफोर्ड है एंड हिज स्टूडेंट्स हेंस गीगर एंड अर्नेस्ट मॉर्सडन, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बम्बार्ड किया एक गोल्ड फॉयल और इस पे बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स, इस पे बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस होती है, उनका ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं और उनका जो मास है वो 4 यूनिट्स होता है और उनमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये मैच हो रहे हैं विद हीलियम आयंस के साथ। हीलियम आयंस जो होते हैं, अगर मैं हीलियम एलिमेंटल होगा उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है और उसका मास भी 4 होता है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए अगर हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो ये हीलियम आयन बन गया, हीलियम आयन बन गया, फिर ये मैच हो जाएगा किसके साथ, फिर ये बनेगा अल्फा पार्टिकल, फिर ये बनेगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका मास जो है वो 4 यूनिट्स होता है, 4 यूनिट्स होता है, इसलिए मैच होते हैं विद हीलियम आयंस के साथ। तो रदरफोर्ड ने यही अल्फा पार्टिकल्स हमें कहां से मिलते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स से मिलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से मिलते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे पास पीरियडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ही ऑन देयर ओन वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं, वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं। वो जो रेडिएशंस होते हैं दे मे बी इधर अल्फा पार्टिकल्स, दे मे बी इधर बीटा पार्टिकल्स और दे मे बी इधर गामा रेज। जो रेडिएशंस होती है हाईली डेंजरस होते हैं, इनसे कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, ये जो अब जो एलिमेंट्स ऐसी रेडिएशंस खुद एमिट करते हैं इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, लाइक यूरेनियम है, यूरेनियम इसके एक फेमस एग्जांपल है जो रेडियो एक्टिव सोर्स है। ठीक है, या पोलूनियम भी एक एलिमेंट है जो भी रेडियो एक्टिव है। ठीक, अब रदरफोर्ड ने यही एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे उसको अल्फा पार्टिकल्स मिले, फिर ये अल्फा पार्टिकल्स उसने बम्बार्ड किए ऑन ए गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल उसने क्यों ली, क्योंकि वो एक थिन से थिन लेयर ऑफ मेटल चाहता था जिसमें बहुत सारे कम एटम्स हैं जिसपे रेडिएशंस स्ट्राइक करेगा। और एक्सपेरिमेंट में उसने गोल्ड फॉयल के सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी, जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी। यू नो दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन है इन दिस कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, जो ही इस पे कोई रेडिएशन पड़ती तो वहां पे ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा भी है, whenever an alpha particle strikes the screen, a tiny flash of light was produced at that point, ठीक है, at that point. Now, अब उसने सिलेक्ट क्यों की गोल्ड फॉयल, बिकॉज ही वांट ए थिन लेयर एज पॉसिबल। ये भी मैं आपको बोल रहा था, तो जो ये थिन गोल्ड फॉयल इसमें ऑलमोस्ट 1000 एटम्स थिक की थी। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, ये मैं भी आपको बोल रहा था, इनका मास जो है 4 यूनिट्स होता है, ये फास्ट मूविंग होते हैं, इनकी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। रदरफोर्ड क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या कौन से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा था इन हिज एक्सपेरिमेंट। यू नो फ्रॉम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन ने बोला था कि जो एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड होते हैं, एंड जो मास ऑफ द एटम है दैट्स आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी इन द एटम, लेकिन जो डिफ्लेक्शन दे विल बी स्मॉल, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है इन द एटम एज पर थॉमसन, इसलिए वहां पे डिफ्लेक्शन वो एक्सपेक्ट करा था बट थ्रू ए स्मॉल एंगल्स। और वो ये भी वो एक्सपेक्ट करा था जो अल्फा पार्टिकल्स आर मच हेवर, इसलिए ये गोल्ड फॉयल के थ्रू पास हो जाएंगे, इनमें लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं हो जाएंगी, इसमें लार्ज डिफ्लेक्शंस वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट जो ही उसने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गई, उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ गई। वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थी, फर्स्ट मोस्ट ऑफ द जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, उनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई, वो अनडिफ्लेक्टेड वो स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल पास हो गई। ठीक है, उसका फर्स्ट रिजल्ट था। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स, वहां पे डिफ्लेक्शंस हुई, लेकिन डिफ्लेक्शंस क्या हो गई, बाय स्मॉल एंगल्स वहां पे डिफ्लेक्शंस हुई। ठीक है,
फर्स्ट उसने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास हो गए थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड डिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट में उसने देखा कि जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय स्मॉल एंगल्स। लेकिन जो थर्ड ऑब्जर्वेशन वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थी, वो सरप्राइज था कि 1 out of every 20,000 पार्टिकल जो थे वो रिबाउंड हो रही थी एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, वो वापस आ रही थी टोटली, वो वापस आ रहे, वो गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो ही नहीं रही थी, उसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं वो स्मॉल डिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, बल्कि इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन आ रहा था, वो 180 डिग्री पे वापस आ रही थी, वो रिबाउंड ही हो रही थी, वो रिबाउंड, ये इसके लिए टोटली सरप्राइजिंग था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जिस रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दिस इज द रेडियो एक्टिव सोर्स, जहाँ से क्या निकल रहे हैं, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। और इस रेडियो एक्टिव सोर्स को जनरली किस में लेड प्लेट के में रखा जाता है, लेड में रखा जाता है ताकि जो रेड है एक तो वो कंसंट्रेट करेगा अल्फा पार्टिकल्स को, और जो ऑब्जर्वर है उनको वो बचाए हार्मफुल रेडिएशन से या बीटा रेडिएशन को वो बाहर नहीं निकलने देता है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं ऑन द गोल्ड फॉयल। किस पे स्ट्राइक कर रहे थे? ऑन द गोल्ड फॉयल। अब कुछ रेडिएशन इसके थ्रू, मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन पास ही हो रही थी गोल्ड फॉयल के, और उस ट्रैक कर रही थी किस पे? जिंक सल्फाइड सिक्रीन के, वी गेट ब्राइट स्पॉट्स, और कुछ रेडिएशंस वापस आ रहे थे, और 1 in 20,000 एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, और कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रहे थे थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है, थ्रू स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ पे दिस इज द मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ द गोल्ड फॉयल है, ये इसमें क्या है? एटम्स है, और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन वो पास हो रही थी, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी बाय स्मॉल एंगल्स, है ना, एंड 1 out of 20,000 वो वापस आ रहे थे एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। आपने यहाँ से रेडिएशन डाली, वो यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस आ रहे थे, सो 7 वापस एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज द रेडियो एक्टिव सोर्स, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, गोल्ड फॉयल को हिट कर रहे थे, और यहाँ पे डिटेक्टिंग स्क्रीन जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन वो इसको डिटेक्ट कर रही थी, ठीक है, वहाँ पे ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रही थी। नाउ दिस इज एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम क्या होना चाहिए था कि जो रेडिएशन है दे शुड पास थ्रू द गोल्ड फॉयल है, अगर इनमें डिफ्लेक्शंस भी हो रही थी वो स्मॉल होनी चाहिए, दे शुड बी स्मॉल डिफ्लेक्शंस। बट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में क्या हमने देखा कि वहाँ पे जो रेडिएशन थी मेजॉरिटी वो पास हो रही थी थ्रू द गोल्ड फॉयल, सम में डिफ्लेक्शन जो थी वो स्मॉल एंगल्स पे हो रही थी, एंड 1 out of 20,000 जो रेडिएशन है वो वापस ही आ रही थी, तो वापस, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड किया, उसकी कंक्लूजन्स क्या थे? व्हाट आर द कंक्लूजन्स रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम है वो एम्प्टी है, वो एम्प्टी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है दे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। मेजॉरिटी ऑफ द रेडिएशन जो थी वो उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो पास हो गई थ्रू द गोल्ड फॉयल। इसीलिए रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस है या मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम वो एम्प्टी है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं, वो एम्प्टी है। तो इसने फर्स्ट कंक्लूजन दिया कि जो एक एटम है उसमें जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी होती है। रीजन इसके लिए क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो पास हो गई थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट उसने कहा वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, कुछ अल्फा पार्टिकल्स उनका नंबर कम था, वो डिफ्लेक्ट हो गए फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस इनसाइड द एटम। उसने कहा कि जो कुछ एटम्स हो कुछ अल्फा रेडिएशन जो है, अल्फा पार्टिकल्स जो थे उनमें डिफ्लेक्शन हुई बाय स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब है कि जो एटम है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, स्मॉल स्पेस इनसाइड एटम, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है एज पर थॉमसन जिसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में एक जगह कंसंट्रेटेड है, ताकि जो ही उसके क्लोज कुछ रेडिएशन चली गई तो वो डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल। लेकिन जो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो गई बाय 180 डिग्रीज, तो वो इंडिकेट कर रहा है जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास ऑफ द गोल्ड एटम है वो कंसंट्रेटेड है इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब कुछ रेडिएशन एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री पे वापस आ गए, तो उसका मतलब है जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास ऑफ द एटम है वो कंसंट्रेटेड है इन ए स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, वो एक जगह किसी खास जगह पर पाया जाता है, स्मॉल वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। और फ्रॉम द डेटा फिर उसने इसको बारीकी से ऑब्जर्व किया,
तो रदरफोर्ड ने अपने डेटा से कंक्लूड किया जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो 10⁴ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम है, यानी कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एटम। यू नो द रेडियस ऑफ एटम वो कितना है, 10⁻⁻10 मीटर्स है उसका रेडियस है, यू नो दैट। एंड जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर्स, यानी कि 10⁻⁴ टाइम्स वो लेस देन द दैट ऑफ एटम है, यानी कि रेडियस ऑफ एटम जो है या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट इज 10⁻⁴ टाइम्स लेस देन द लेस देन द रेडियस ऑफ एटम है। रेडियस ऑफ एटम को पता 10⁻⁻10 मीटर्स है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो 10⁻⁻15 मीटर्स, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशंस उसने देखी, जो कंक्लूजन्स रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किए, ऑन दैट बेस उसने एक मॉडल ऑफ एटम दिया दैट्स नोन एज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब उसने क्या बोला, उसने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। उसने कहा कि जो एटम है इसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेट हुई है, पॉजिटिवली चार्ज वहीं पे कंसंट्रेट हुई है, तो उसी को उसने कहा न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास द एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, और ये भी इसने कहा कि एटम का जो मास है, एटम का जो मास है वो भी रिजाइड करता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। उसने ये इसके कहने का मतलब ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम है वो कंसंट्रेटेड है इन ए स्मॉल रीजन ऑफ द एटम, तो उसको इसने नाम दिया न्यूक्लियस। उसने कहा जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम है वो एम्प्टी है, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स है, या जो इसका मास ऑफ द एटम है वो कंसंट्रेट है इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, उसी को नाम इसने दिया एटम या न्यूक्लियस, सॉरी। और इसने ये भी कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, जिनका नाम दिया गया एज ऑर्बिट्स। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है इन सर्कुलर पाथ्स, और उसका नाम दिया गया एज ऑर्बिट्स, ठीक है। और जो पार्ट ऑफ द एटम है आउटसाइड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड दैट्स नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, उसको नाम दिया गया एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग है, न्यूक्लियस का सराउंडिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसको नाम दिया गया एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उसने ये भी कहा जो साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और ये भी कहा जो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए एटम स्टेबल होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है इसका चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव है। जब पॉजिटिव जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसलिए इसने कहा कि जो एटम है वो स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, कि उसने फर्स्ट पॉइंट जो उसने कहा जो पॉजिटिवली चार्ज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट मास ऑफ द एटम दैट्स कंसंट्रेटेड in a small region of the atom which he called as nucleus, ठीक है। and also उसने कहा जो electrons they revolve around the nucleus in circular paths called orbits, and जो part of atom outside the nucleus है he called it as extra nuclear part, and also he said that the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, and the electrons in the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. this is a Rutherford's nuclear model of atom, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह कल देखेंगे इस जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हमें एक और मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू।